नोट कर लिया आपने इसे? मिटा रहे हैं इसको। चलिए, जो दूसरा मेथड है, मेथड 2, ये जो अभी कैलकुलेशन किए, जब इन दोनों लाइन का यूज करते हैं ना, पूरा आप इन दोनों लाइन का यूज करते हैं तो इसको बोलते हैं हम लोग इनडायरेक्ट मेथड। आपके बुक में लिखा हुआ है कि ये इनडायरेक्ट मेथड का सॉल्यूशन है, और जो डायरेक्ट मेथड भी वो दिया हुआ है ना, वो यही मेथड है, बस उसमें कुछ चीजें सुधार कर दी गई हैं, आसान कर दी गई हैं, बस। इनडायरेक्ट मेथड ये हमने पढ़ लिया। और देखिएगा, डायरेक्ट मेथड पढ़ने के लिए, डायरेक्ट मेथड के लिए उसने इसको कहा ये नहीं है एक्स। सवाल में सब कुछ यही है, क्वेश्चन आपका यही है, आंसर भी आपका वही आएगा जो पहले आया था, लेकिन तरीका बदल जाएगा। देखेंगे कैसे तरीका आपका बदल जाएगा। इसको एक्स न मानिए, x इक्वल टू, आसान कर दिया, कहा x माना जाएगा, डेविएशन लेंगे हम, ये टाइम का डेविएशन लेंगे। जब आप डिस्पर्सन चैप्टर पढ़े होंगे स्टैट्स में, तो उसमें डेविएशन निकाला जाता है कि मतलब मीन से जो बीच वाला डेटा होता है उससे सबको माइनस कर दिया जाता है, उसको बोलते हैं हम लोग डेविएशन। डेविएशन निकालेंगे तो 1 में से जब आप 3 को माइनस करेंगे ना, तो आएगा -2। 2 में से 3 को माइनस करेंगे, इस तीनों का मीन यही होगा 3। 2 में से 3 को माइनस करेंगे तो -1, और 3 में से 3 को माइनस करेंगे तो 0, 4 में से 3 को माइनस करेंगे तो 1, और 5 में से 3 को माइनस करेंगे तो 2। उसने कहा इसको भी मिटाइए। इसको मान लिया उसने x, उसने कहा हम इस डेटा पे काम नहीं करेंगे। हमने कहा ठीक है, तो हम भी नहीं कर रहे थे, हम तो छोटा डेटा बनाए 1 2 3 4 5 6, मतलब ये फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर, और आगे वाले सालों को 6th 7th 8th, इस तरह से मान रहे थे और काम कर रहे थे। उसने कहा ऐसे नहीं मानेंगे, हम बीच वाले को 0 मान लेंगे, इससे पहले वालों को माइनस में रखेंगे और इससे आगे वाले ईयर्स को प्लस में रखेंगे। ये शुरू से चल रहा था 1 2 3 4, ये कह रहा है कि इस बीच से जो भी डेटा है उसके बीच से पहले के जो डेटा होंगे उनको हम निगेटिव मानेंगे कि वो माइनस वाले डेटा हैं, और इसको पॉजिटिव मानेंगे। आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए, तो सर इसको एक्स नहीं मानना है, अब काम इस डेटा पे और इस डेटा पे होगा क्या? बिल्कुल, इन दोनों डेटा पे काम करिए, कैलकुलेशन करिए, यही फॉर्मूला यूज करिए, यही फॉर्मूला यूज करिए, और उसी मेथड का नाम है डायरेक्ट मेथड। बस इस तरह से डेटा को यूज करेंगे 1 2 3 4 5, इनडायरेक्ट मेथड। बीच में सेंटर 0 बना लेंगे और इधर पहले का डिस्टेंस माइनस में आएगा, इससे बाद वाले प्लस में आएंगे, इसको कहेंगे डायरेक्ट मेथड। बस इतना ही अंतर है इन दोनों मेथड्स में, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। आइए कैलकुलेशन करते हैं। यहां क्या डायरेक्ट इनडायरेक्ट में होता क्या है, जब ये सेंटर से डिस्टेंस लेते हैं, इधर क्या है, सेंटर से इधर माइनस में उतना ही होगा जितना इधर होगा प्लस में। ये सिग्मा एक्स हमेशा 0 आता है, मतलब डायरेक्ट मेथड वाला जब काम करेंगे ना, तो सिग्मा एक्स हमेशा 0 आएगा, ठीक है, हमेशा। और ये डायरेक्ट मेथड हम तभी लगाएंगे जब ये डिस्टेंस, ऐसे देखिएगा ईयर्स का डिस्टेंस, जैसे 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 5, ऐसे बराबर गैप के डेटा हो। 1 के बाद आ गया 16, 16 के बाद 20, 20 के बाद 40, 40 के बाद 100। इस तरह से अगर ये x का डेटा है तो हम ये डायरेक्ट मेथड नहीं लगाएंगे, ये 0 से इधर का डेटा लगाने से कोई फायदा नहीं है। तब आप डायरेक्ट यही मेथड अपनाइए, इनडायरेक्ट मेथड। ये कब सुटेबल है सर? ये तभी अच्छा है मेथड, ये कैलकुलेशन में आसानी देगा, हमारे कैलकुलेशन को आसान बना देगा, जब ये गैप
1 से 2 या 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, इस तरह से हो, एक बराबर प्रोपोर्शन में चेंज हो रहा हो, तो हमारा ये डायरेक्ट मेथड जो अब हम पढ़ने जा रहे हैं वो ज़्यादा लाभकारी है हमारे लिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ सिग्मा एक्स हमेशा क्या आएगा? 0। सिग्मा एक्स 350 यही रहेगा। और क्या चाहिए सर? एक्स वाई निकाल लीजिए, इसमें इसका मल्टीप्लाई करिए, आ गया -100, इसका इसमें मल्टीप्लाई करिए -60, इसका इसमें मल्टीप्लाई करिए 0, इसका इसमें मल्टीप्लाई करिए 80, इसका इसमें मल्टीप्लाई करिए 180, ये आ गया सिग्मा एक्स वाई, और ये हो गया 180, 160, 20, 100। और क्या चाहिए हमें? हमें चाहिए एक्स स्क्वायर। बस पहले वाला काम, एक्स की जगह पे अब बस ये ना यूज होके, ये नहीं यूज हो रहा है पहले वाला डेटा, अब ये नया डेटा एक्स की जगह पे है। -2 का स्क्वायर बोलेंगे आप, -2 का स्क्वायर आएगा 4, -1 का स्क्वायर क्या होगा? 1, 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, इसको ऐड करिए और इसको कहेंगे हम लोग सिग्मा एक्स स्क्वायर, जो की वैल्यू आ जाएगी 10। देख रहे हैं, सिग्मा एक्स की वैल्यू 0 मिल गई, सिग्मा वाई की वैल्यू 350, सिग्मा एक्स वाई की वैल्यू 100 और सिग्मा एक्स स्क्वायर की वैल्यू 10। इसी फॉर्मूले में रखते हैं, यहाँ देखिएगा नया फॉर्मूला बन जाता है। इक्वेशन नंबर 1 में जो आता है ना, यहाँ सिग्मा एक्स की वैल्यू हम 0 रख दे रहे हैं। देखें, इसकी वैल्यू कितनी पुट कर दी है? 0। ये वैल्यू 0 हो गई क्योंकि सिग्मा एक्स की वैल्यू 0 आ रही है। तो ए की वैल्यू कैसे निकलेगी? सर सीधा सीधा दिख रहा है, ए एन इक्वल टू सिग्मा वाई, तो ए की वैल्यू आ जाएगी सिग्मा वाई अपॉन एन, इक्वेशन नंबर 1। ये कहता है ऐसे निकालिएगा ना अगर ए की वैल्यू, तो कहिएगा डायरेक्ट मेथड से निकाले हैं, और पिछली बार जब निकाले थे वो इनडायरेक्ट मेथड था। मतलब इन्हीं दोनों से बन के दोनों आए हैं, डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट। यहाँ सिग्मा एक्स की वैल्यू 0 हो जाती है, वहाँ 0 नहीं रहती है। रख दिए, ए की वैल्यू निकली सिग्मा वाई बाई एन। सिग्मा वाई कितना है? सिग्मा वाई की वैल्यू है सर 350 और एन की वैल्यू है 5, 5 से ये कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 70। ए की वैल्यू मिल गई आपको 70। चलिए एक काम कितना जल्दी मिल गया, ये देखिए 0 करने से। दूसरा क्या है सर? सिग्मा एक्स वाई। ठीक है, सिग्मा एक्स वाई, ये देखिएगा ए की वैल्यू यहाँ 0 हो जाएगी क्योंकि सिग्मा एक्स यहाँ 0 है, तो 0 में जब किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई होता है तो ये 0 हो जाता है। बी, सिग्मा एक्स स्क्वायर कितना है उधर देखें, सिग्मा एक्स स्क्वायर की वैल्यू 10 है, तो यहाँ पे अब दूसरा फॉर्मूला बनता है आपका बी सिग्मा एक्स स्क्वायर, ये कितने के बराबर है? बी सिग्मा एक्स स्क्वायर सिग्मा एक्स वाई के बराबर है, तो बी की वैल्यू हो जाएगी सिग्मा एक्स वाई डिवाइड बाई सिग्मा एक्स स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। ये 1 2 बन जाते हैं, ए और बी दो फॉर्मूला जानबूझ के याद कर लेते हैं लोग कि बी कैसे निकाला जाता है। बी निकालने का तरीका है सिग्मा एक्स वाई डिवाइड बाई सिग्मा एक्स स्क्वायर, इसी चीज़ से बन के आया है, कोई समस्या नहीं, हम निकाल लेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिएगा इक्वल टू, एक लाइन बढ़ा देते हैं, बी इक्वल टू सिग्मा एक्स वाई आया 100 डिवाइड बाई सिग्मा एक्स स्क्वायर है 10, 10 से 100 को डिवाइड किए आ गया 10। बी की वैल्यू मिल गई हमें और ए की भी वैल्यू मिल गई हमें 70। बन गया अपना इक्वेशन y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। ए की वैल्यू रख दीजिए, y इक्वल टू ए की वैल्यू सर 70 आई है प्लस बी की वैल्यू 10 आई है और x रख दिए, इक्वेशन तैयार है। ठीक, प्रोजेक्ट करिए अब। सर बताइए अगले साल कितना होगा प्रोडक्शन या सेल कितनी होगी, कितने यूनिट्स का अनुमान लगा रहे हैं आप? बिल्कुल लगा रहे हैं। देखिएगा ये कौन सा ईयर है, अब हम इसको 0 ले लिए, तो हमको अब चलना कहाँ से है? हमेशा हम कहेंगे कि ये ओरिजिन है मेरा, इससे आगे जाना है, तो इससे आगे कितने साल आगे जाना है? अगला साल 2006, 2003 को हम क्या ले लिए थे? मिड, बीच वाला साल। तो इससे आगे आप जो भी वैल्यू निकालना है तो अब काउंटिंग कहाँ से होगी? पहले काउंटिंग यहाँ से होती थी, अब काउंटिंग यहाँ से होगी। सर यहाँ से यहाँ तक 1 साल,
यहां से यहां तक 2 साल, इसके आगे 3 साल आएगा। तो 2006 की अगर वैल्यू निकालनी है 2006 में कितना होगा, तो वहां पे 3 साल है, तो y इक्वल टू 70 प्लस 10 इंटू 3 आ गया 100, तब भी 100 ही आएगा, तब भी 100 ही आया था। सर 2007 का बताइए, तो 2007 का देख लीजिए, 2007 का y इक्वल टू 70 प्लस 10 इंटू 2007, यहां से कितने साल आगे है, 1 2 3, 3 के बाद आ गया 2006, 4 साल आगे है, इंटू 4 ये आ गया 110, सब कुछ वही आ रहा है। सर 2001 का निकाल के दिखाइए, 2001 का कितना आएगा, ये देखिए 2001 में बताइए कितने साल पीछे जाना है, 1 साल पीछे, 2 साल पीछे, यानी -2। x की वैल्यू कितनी रखनी है, -2, x यही है ना, उसकी वैल्यू रखनी -2, तो y इक्वल टू 70 प्लस 10 इंटू -2, -2 का मल्टीप्लाई होगा तो -20 हो जाएगा, और 70 से -20 गया 50 आ गया। सर रिजल्ट तो वही आ रहा है, बस तरीका थोड़ा सा बदल गया है। कौन सा तरीका बदला है, ये हम अब मिड ईयर ले लिए हैं, इससे थोड़ी आसानी हो गई है, सिग्मा x 0 हो गया है, इस कैलकुलेशन में ये वैल्यू 0 हो गई, इस लाइन में ये वैल्यू 0 हो गई, a और b आसानी से हमें फाइंड हो जाते हैं। और ये मेथड कब लगाना है आपको, जब सर ये ऐसे ये प्रोपोर्शनेट चेंज होंगे, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, इस तरह का अगर चेंज हो रहा हो तभी ये डायरेक्ट मेथड लगाएंगे हम। तो ये यूज किए तो डायरेक्ट, और ये जो तरीका अगर यूज करते हैं हम लोग ए और बी को निकालने का, ये 2 इक्वेशन यूज करेंगे आप, तो इसे बोलेंगे इनडायरेक्ट, सॉरी डायरेक्ट मेथड। और ये था, दोनों का यूज होता है इनडायरेक्ट, कोई अंतर नहीं है, एक ही याद करिए, सब लगाइए। सेंटर से लेना है डिस्टेंस या ऐसे निकालना है, आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपकी मर्जी। हम हमेशा यही लगाएंगे, कब तक, जब ये डिस्टेंस इक्वल होंगे, 1 से 2 या 1 से 3, 3 से 5, ऐसे बराबर का डिफरेंस हो तब लगाएंगे। अभी और सारी बातें होंगी, और सारे कैलकुलेशन होंगे, इसको कहते हैं ट्रेंड प्रोजेक्शन मेथड। इस क्वेश्चन को आप नोट करें। नोट कर लिया आपने। तो अभी तो ये सिर्फ हमने एक एग्जांपल लिया और उस पर हमने कैलकुलेशन किया। ट्रेंड प्रोजेक्शन मेथड जो कि हमने बताया था शुरू में, ये सारे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं जो हमें सॉल्व करने हैं अपने सिलेबस में, और ऐसे ही सॉल्व होते हैं। अगली क्लास में हम आपके जो स्टडी मैट है उसके ये इलस्ट्रेशन सॉल्व करेंगे, जो कि ये प्रोजेक्शन मेथड में दिए हुए हैं। यहाँ
फॉरकास्टिंग करना है और फ्यूचर के प्रोजेक्शन के लिए हमें यही काम करना है। ट्रेंड प्रोजेक्शन में x और y y इक्वल टू a प्लस बी एक्स, ये इक्वेशन बना के हमें ये वैल्यू निकालनी है। तो अगली क्लास में हम लोग अपने स्टडी मैट के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इस क्लास को यहीं पे रोकते हैं। टाटा बाय बाय।